G7 सम्मेलन में भारत को नहीं बुलाया कनाडा ने, और कनाडा भारत के बारे में क्या सोच रखता है इस समिट से यह पता चल जाता है। तो ऐसा माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच कुछ सही नहीं चल रहा है। क्या भविष्य में दोनों देशों के रिश्तों पर इस चीज का असर पड़ सकता है? आरजी ज्ञान सबसे सटीक। G7 सम्मेलन में भारत को नहीं बुलाया कनाडा ने, क्या है इसके कारण? ऐसा कनाडा ने क्यों किया? और भारत और कनाडा के बीच क्या सब कुछ सही नहीं चल रहा है? और कनाडा भारत के बारे में क्या सोच रखता है इस समिट से यह पता चल जाता है, क्योंकि भारत को नहीं बुलाया गया है। और इस समय बहुत बड़ी न्यूज आपके सामने आ रही है प्यारे भाई, और हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण है, और आने वाले भविष्य में क्या हो सकता है ऐसा दोनों देशों के मध्य। क्या दोनों देशों के मध्य एक आपसी संघर्ष चल रहा है, आपसी टकराव चल रहा है? इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी बातें जानने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। तो इस समय ये न्यूज बहुत ज्यादा चर्चा में है कि G7 शिखर सम्मेलन कनाडा ने नहीं दिया भारत को न्योता। कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन होने वाला है और भारत को कनाडा की ओर से न्योता नहीं दिया गया है। अगर भारत शामिल नहीं हुआ तो यह 2019 के बाद पहली बार होगा कि भारत और कनाडा के रिश्ते कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। इसके बाद प्यारे भाई, इस समय न्यूज में बहुत ज्यादा चर्चाओं में इस समय ये मुद्दा चल रहा है, और ये कनाडा के जो पीएम है मार्क कार्नी, इनको लेकर जो है बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पहले भी जो जस्टिन ट्रूडो हुआ करते थे वो भी भारत विरोधी थे। क्या ये भी भारत विरोधी है? भारत के खिलाफ इनका जाना है क्या भविष्य में बहुत सी चीजों को तय करेगा कि भारत और कनाडा के बीच जो एक संबंध है, जो व्यापारिक रिश्ते हैं, वो क्या आने वाले भविष्य में खराब हो जाएंगे? तो कनाडा द्वारा G7 समिट 15 से 17 जून तक आयोजित की जाएगी, और अल्बर्टा के कनानिस्किस में आयोजित होने वाली G7 शिखर सम्मेलन के शुरू होने में 2 हफ्ते से भी कम समय बचा है, और भारत को अभी तक इस समिट के लिए निमंत्रण नहीं मिला है। ऐसे में अगर समिट में भारत को इनवाइट नहीं किया जाता है तो 2019 के बाद यह पहली बार होगा जब भारत शिखर सम्मेलन में उपस्थित नहीं होगा। इसके बाद प्यारे भाई, पिछले वर्षों की परंपरा टूटी है। प्रधानमंत्री मोदी वर्ष 2019 से हर साल G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में भारत को आमंत्रण न भेजना एक असामान्य और संभावित रूप से कूटनीतिक संकेत माना जा रहा है। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा ने अब तक आमंत्रित देशों की सूची सार्वजनिक नहीं की है और कहा है कि नाम उचित समय पर जारी किए जाएंगे। खालिस्तान समर्थक संगठनों का दबाव, ऐसा माना जा रहा है जो खालिस्तान समर्थक हैं, ठीक है, उनका दबाव जो है कनाडा के ऊपर है, और इस कारण कनाडा ने भारत को इनवाइट नहीं किया है। कनाडा के खालिस्तान समर्थक संगठनों ने कथित रूप से मार्क कार्नी सरकार से भारत को शिखर सम्मेलन में आमंत्रित न करने की मांग की है। टोरंटो स्थित खालिस्तान फेडरेशन ने हाल ही में बयान दिया कि जब तक भारत कनाडा में चल रही आपराधिक जांच में सहयोग नहीं करता है तब तक कोई निमंत्रण नहीं भेजा जाएगा। अब इसको लेकर बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं कि भारत कनाडा के संबंध हो गए थे बेहद तनावपूर्ण। भारत कनाडा के संबंध उस समय बेहद तनावपूर्ण हो गए थे जब 2023 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत हाथ होने का आरोप लगाया था। अप्रैल में संसदीय चुनावों में लिबरल पार्टी के नेता मार्क कार्नी की जीत से संबंधों में सुधार की उम्मीद जगी है। लेकिन प्यारे भाई, इसको लेकर अब इतनी बड़ी न्यूज आ रही है तो ऐसा माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच कुछ सही नहीं चल रहा है, भारत और कनाडा के बीच। इसका असर G7 शिखर सम्मेलन पर दिख सकता है। अगर भारत को निमंत्रण नहीं मिला तो यह एक बड़ा बदलाव होगा। फ्रांस ने अगस्त 2019 में G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद यह पहला निमंत्रण था। इससे पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 2004 से 2014 के बीच 5 बार G8 शिखर सम्मेलन में भाग ले चुके। 2014 में क्रीमिया पर रूस के कब्जे के बाद रूस को समूह से निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद G7 बन गया था। G7 के बारे में हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बारे में प्यारे भाई हम आगे डिस्कस करेंगे। पूरी चीजें, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। अगर यहाँ पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो वास्तव में आपको कंप्लीट जानकारी इस मुद्दे पर मिलेगी। तभी तो मैं बोलता हूँ एकदम सटीकता के साथ यहाँ पर आपको चीजें बताई जाती है। डेली आपको यहाँ पर एक वीडियो मिलती है और हम झूठी खबरें आपको नहीं बताते हैं। जो सच्चाई होती है खबर में, जो महत्वपूर्ण जानकारी होती है, वो हम आपको यहाँ पर शेयर करते हैं। तो प्यारे भाई, आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, इस सेशन को शेयर भी करते चलेंगे जितने भी प्यारे भाई इस समय हमारे साथ जुड़े हुए।
मार्क कार्नी की सरकार बनने के बाद कनाडा ने कुछ हद तक रिश्तों को सुधारने के संकेत दिए थे। कनाडा की नई विदेश मंत्री अनीता आनंद ने 25 मई को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से टेलीफोन पर चर्चा की और आर्थिक सहयोग को गहरा करने की बात की थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री कर्नी ने भी चुनाव अभियान के दौरान भारत के साथ व्यापार को लेकर सकारात्मक संकेत दिए थे। उस समय ऐसा माना जा रहा था कि दोनों देशों के बीच जो है सब कुछ सही हो जाएगा, नए प्रधानमंत्री बनेंगे और दोनों देशों के विदेश मंत्री भी आपस में बातचीत कर रहे थे। तो ऐसा माना जा रहा था कि आने वाले भविष्य में सब कुछ सही होगा। लेकिन प्यारे भाई उसके बाद ये सवाल खड़े हो जाते हैं कि आने वाले समय में तो बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो जाएगी, क्योंकि अगर भारत को G7 में इनवाइट नहीं किया जाता है तो। अन्य आमंत्रित देश की हम बात करें, दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा को न्योता भेज दिया गया, हालांकि उन्होंने अपनी उपस्थिति की पुष्टि नहीं की है। ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने खुद घोषणा की है उन्हें निमंत्रण मिला है और वे सम्मिलित होंगे। यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भाग लेने की पुष्टि की है। ये सब लोग इसमें भाग ले रहे हैं। अब G7 क्या है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 दुनिया की 7 अत्याधुनिक अर्थव्यवस्थाओं का एक गठजोड़ है जिसका ग्लोबल ट्रेड और अंतरराष्ट्रीय फाइनेंशियल सिस्टम पर दबदबा है। तो G7 आपके सामने मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि ग्रुप ऑफ 7 दुनिया की 7 अत्याधुनिक अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। इस G7 की हम बात कर लेते हैं, इसमें कौन कौन सदस्य हैं। कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है और संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें सदस्य देश है। G7 में 7 सदस्य देश मैंने यहाँ पर आपको बताए। वर्ष 2000 में इस गुट की वैश्विक जीडीपी में 40% की हिस्सेदारी थी, मगर इसके बाद इसमें गिरावट आई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर मौजूद आंकड़ों के अनुसार अब वैश्विक जीडीपी में इन G7 देशों की हिस्सेदारी 28.43% है। कितनी है? 28.43% इनकी हिस्सेदारी मानी गई है। साल 2014 से पहले G7 असल में G8 हुआ करता था। इसमें 8वां देश रूस था, जिसने G7 छोड़ दिया था और साल 2014 में रूस के क्राइमिया पर कब्जे के बाद रूस को इस गुट से निकाल दिया गया था। ठीक है, तो इस कारण प्यारे भाई यह जो है अब केवल 7 सदस्यों का देश है। तो आप देख सकते हैं जैसे बेलारूस है, रूस आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो है प्यारे भाई इसके आस पड़ोसी जो देश हैं जैसे बेलारूस है, यूक्रेन है, क्राइमिया है। ठीक है, यहाँ पर आप पूरी एक मैप के माध्यम से ये देख पा रहे हैं कि इसका पड़ोसी देश क्राइमिया के कारण जो है ऐसा हुआ था। इसके बाद एक बड़ी इकोनॉमी और दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश होने के बावजूद चीन कभी भी इस गुट का हिस्सा नहीं रहा है। आपके मन में सवाल हो कि क्या चाइना इसका हिस्सा है? तो चाइना इसका हिस्सा नहीं रहा है। चीन में प्रति व्यक्ति आय इन G7 देशों की तुलना में बहुत कम है, इसलिए चीन को एक एडवांस इकोनॉमी नहीं माना जाता। भारत, चीन और अन्य विकासशील देश G20 समूह में। यूरोपीय संघ भी G7 का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके आधिकारिक G7 के वार्षिक शिखर सम्मेलनों में भाग लेते हैं। G7 कब बना और कैसे ये काम करता है इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। पूरे साल G7 देशों के मंत्री और अधिकारी बैठकें करते हैं, समझौते तैयार करते हैं और वैश्विक घटनाओं पर जो है अपने विचार व्यक्त करते हैं। इस बार G7 समूह के 50 साल भी पूरे हो रहे हैं। कितने? 50 साल पूरे प्यारे भाई इसके हो रहे हैं G7 समूह के। हर साल इसके 7 सदस्य देश बारी बारी से इसकी अध्यक्षता करते हैं। कनाडा इस बार G7 की अध्यक्षता कर रहा है। ये ध्यान रख लेना है, कनाडा प्यारे भाई इस बार G7 की अध्यक्षता कर रहा है। इस बार शिखर सम्मेलन के एजेंडे में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के साथ वैश्विक आर्थिक स्थिरता, विकास से लेकर डिजिटल ट्रांजिशन वैश्विक चुनौतियां हैं। तो इसका मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि इसका उद्देश्य इस बार क्या रखा गया है। अमेरिका, फ्रांस, इटली, जापान, ब्रिटेन और वेस्ट जर्मनी ने साल 1975 में 6 देशों का एक समूह बनाया था। उस समय ये समूह 1973 में बड़े तेल उत्पादक देशों की ओर से तेल के निर्यात पर लगाई गई पाबंदियों से उपजी आर्थिक चुनौतियों का हल निकालने के लिए बनाया गया था। लेकिन प्यारे भाई साल 1976 में कनाडा भी इसमें शामिल हुआ था। ये ध्यान रख लेना है, साल 1976 में कनाडा भी इस ग्रुप में शामिल हुआ था। इसके बाद 1980 के दशक में इन 7 देशों ने अपना दायरा बढ़ाते हुए राजनीतिक मुद्दों को भी जगह देने की शुरुआत की थी और वर्ष 1998 में रूस औपचारिक तौर पर इस गुट का हिस्सा बना और इसे G8 कहा जाने लगा था। ठीक है, पहले ये G7 हुआ करता था, फिर बाद में G8 कहा जाने लगा। G7 का कोई कानूनी अस्तित्व नहीं है, न तो इसका कोई स्थायी कार्यालय है, लेकिन ये सदस्य देशों की एक मंच देता है जहां वे साझा चिंताओं या मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इसका ना तो कोई मुख्यालय है, ठीक है, मतलब कानूनी अस्तित्व नहीं है। जैसे सार्क है, इसका भी हेडक्वार्टर है
और जैसे बिम्स्टेक है, इन संगठनों का भी हेडक्वार्टर है। तो ऐसे कोई G7 का हेडक्वार्टर जो है, इसका कोई कार्यालय मुख्यालय नहीं है। इसके बाद प्यारे भाई हम बात करें, क्या G7 के पास कोई ताकत है? G7 देश कोई कानून पारित नहीं कर सकते हैं, ये कोई औपचारिक गुट नहीं है और इसके लिए फैसलों का पालन भी अनिवार्य नहीं है। हालांकि इस गुट के अतीत में कुछ फैसलों का वैश्विक स्तर पर असर रहा है। मतलब ये जो देशों का संगठन ग्रुप है, तो इसका कोई इतना बड़ा वर्चस्व नहीं है कि जैसा ये बोलते हैं वैसा ही होता है, लेकिन कहीं ना कहीं प्यारे भाई इसका जो है थोड़ा बहुत प्रभाव देखने के लिए मिला है पूरी दुनिया के अंदर। पर्यावरण के मुद्दों पर भी जो है ये चर्चा करते हैं आपस में। उदाहरण के लिए साल 2002 में मलेरिया और एड्स जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए ग्लोबल फंड बनाने में इस समूह की अहम भूमिका निभाई थी। साल 2021 का शिखर सम्मेलन ब्रिटेन में हुआ था, लेकिन उससे पहले ही इस गुट के वित्त मंत्रियों के बीच ये सहमति बनी थी कि इस मल्टीनेशनल कंपनियों को अधिक टैक्स देना होगा। ठीक है, इन सबके जो ग्रुप थे उन्होंने बोला था कि मल्टीनेशनल कंपनियों को अधिक टैक्स देना होगा। G7 देशों का ये समूह विकासशील देशों को वित्तीय मदद भी देता है और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए इसने अहम कदम भी उठाए हैं। G20 से कैसे अलग है G7? G20 के सदस्य देशों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा वैश्विक अर्थव्यवस्था है, जबकि G7 के लिए राजनीतिक विषय अहम होते हैं। तो G20 और G7 दोनों अलग अलग हैं प्यारे भाई। ऐसा नहीं है कि कभी आप सोच रहे हो कि G20 क्या अलग है और G7 क्या अलग है। तो मैंने आपको बताया दोनों में अंतर है। मतलब आप ये ना सोचे कि दोनों एक है। ठीक है, एक जैसा काम दोनों का नहीं है। और इस गुट में भारत अर्जेंटीना, मतलब जो G20 ग्रुप है, इसमें भारत शामिल है और G7 में भारत शामिल नहीं है। तो ये वीडियो मैंने आपको यहाँ पर बताई है, G7 के बारे में कंप्लीट जानकारी यहाँ पर बता दी है। और G20 और G7 दोनों अलग अलग है। और G20 का सदस्य देश कौन है? भारत है, लेकिन G7 का सदस्य देश नहीं है। आपको क्या लगता है कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को G7 समिट में इनवाइट नहीं किया है? तो भविष्य में क्या बहुत बड़े बदलाव देखने के लिए मिल सकते हैं? क्या भविष्य में दोनों देशों के रिश्तों पर इस चीज का असर पड़ सकता है? क्या आपको लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल RG ज्ञान व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ेंगे, वहां पर पल पल की अपडेट आपको दी जा रही है। अब इसी के साथ अपना ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ओके बाय, ध्यान रखें सभी।